Hello everyone, today we are going to discuss very important civilization is called Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशंस को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी के आसपास ही इस सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा इंडस वैली को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में जब इस सिविलाइजेशंस का पहला स्थल खोजा गया तो वो हड़प्पा ही था। हालांकि आधिकारिक रूप से इस सिविलाइजेशंस की जो घोषणा होती है वो 1924 में होती है। अब यदि आपसे पूछा जाए 1924 के पहले कि इस सिविलाइजेशंस की खोज हुई थी या नहीं हुई थी, या अचानक 1924 में ऐसा क्या हुआ कि इसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि ये सिविलाइजेशन मिल चुकी है, तो इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा या इसकी शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं इस सिविलाइजेशंस की शुरुआत से। और शुरुआत हमें करनी होगी 1836 से, जहां चार्ल्स मिशन नाम के व्यक्ति हड़प्पा नाम के स्थल पर पहुंचकर यह दावा प्रस्तुत करते हैं कि मैं हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में पहुंच चुका हूं या हड़प्पा सिविलाइजेशंस में पहुंच चुका हूं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इसके रिस्पेक्ट्स में आपके पास कोई एविडेंस है, कोई प्रमाण है, तो ये प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसीलिए इनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन आप इनके नाम को जरूर सीरियसली याद रखें, क्योंकि चार्ल्स मिशन नाम जो है वो हड़प्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो वहां पहुंचा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे इस सिविलाइजेशंस के स्थान पर या हड़प्पा के स्थान पर अलेक्जेंडर कनिगम नाम के व्यक्ति भी पहुंचते हैं। ये बाय प्रोफेशन इंजीनियर होते हैं और ये मिलिट्री सेवा से भी जुड़े होते हैं और यहां पर ये दौरा करते हैं। दूसरा, जब ये दौरा कर रहे हैं तो इनके साथ भी वही होता है जो चार्ल्स मिशन के साथ होता है। ये भी कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाते और इनकी बात को भी ज्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती। अब होता यह है 1860 के आसपास 1860 में भारत में ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या हम ऐसे कहें ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट है वो स्टेबलाइज किया जाता है ताकि पुरातत्व से संबंधित चीजों का सर्वेक्षण या उससे संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाए। और अलेक्जेंडर कनिगम को उस डिपार्टमेंट का हेड या डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया जाता है। इसी वजह से इन भाई साहब को हम ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फादर कह सकते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक। इस तरीके से भारत में ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना हो चुकी और इस क्षेत्र में या ऑर्कियोलॉजिकल के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं मिली। लेकिन 1921 में, ये मैंने इनका एक पिक्चर यहां रखा है, दिस इज द बेसिक बाय प्रोफेशन इंजीनियर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं अलेक्जेंडर कनिगम। इसी क्रम में जब 1921 में एक्सकेवेशंस की प्रोसेस हो रही होती है, या हम कहें कि भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में रेलवे लाइन बिछाने का काम जब हो रहा होता है इंडस वैली की नदी क्षेत्र में, तो एक स्थल खोजा जाता है जिसको हम कहते हैं हड़प्पा। 1921 की बात होती है। अब 1921 में एक खोज तो की जा चुकी थी हड़प्पा की, लेकिन अभी भी इसको एक फॉर्मली अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 1922 में आपकी मोहनजोदारो नाम की साइट को खोजा जाता है। लेकिन मोहनजोदारो से जानने से पहले हड़प्पा के बारे में बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। दिस इज द पर्सन इज कॉल्ड दयाराम सानी हु वाज बिहाइंड ऑफ द एक्सकेवेशन। ये पूरा जो प्रोसेस होता है हड़प्पा को खोजने का वो इन भाई साहब के नेतृत्व में किया जाता है। दिस हैंडसम पर्सन इज कॉल्ड दयाराम सानी। यदि हड़प्पा के बारे में पूछा जाए कि ये कब खोजा गया, तो 1921 में खोजा गया। किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। वर्तमान में इसकी पोजीशन है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब का प्रांत है पाकिस्तान में, वहां का मोंटगोमरी जिला है जहां पर इस स्थल को खोजा गया।
अब 1921 में हड़प्पा को तो खोजा जा चुका था, लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 1922 में पहुंचते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो दैट इज द सेकंड साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेम वही है, यहां पर इस स्थल को खोजने का श्रेय या इनके नेतृत्व में एक्सकेवेशन का प्रोसेस होता है। दिस पर्सन इज कॉल्ड आर.डी. बनर्जी। थोड़ा ये चार्ली चैपलिन टाइप से इनका जो चेहरा है वो आप थोड़ा सा याद रख लें, हालांकि चेहरा याद नहीं रखना, हमें नाम याद रखना है। और ये साइट खोजी गई है इंडस नदी के किनारे और वर्तमान में इसकी पोजीशन है सिंध प्रांत पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ दीज टू फेमस साइट्स मोहनजोदारो एंड द हड़प्पा। ये दो लोगों के नेतृत्व में इन साइटों को खोजा गया। अब 1922 में ये साइट खोजी जा चुकी थी। इसके बाद और रिसर्च किया जाता है और रिसर्च करने के बाद फाइनली 1924 का समय आता है और हड़प्पा को जॉन मार्शल के द्वारा फॉर्मली अनाउंसमेंट कर दिया जा रहा है कि दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा की 1924 में खोज हुई। अब क्या ये दो साइट्स ही थी जिनकी खोज की गई 1921 1922 में? नहीं, इसके अलावा भी कई और स्थल हैं जिनको लगातार खोजा जाता है और इसके साथ इनको इस सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है। और मोहनजोदाड़ो साइट्स की खोज की जा चुकी थी। इसके बाद 1924 में इसका फॉर्मली अनाउंसमेंट भी हो चुका है और लगातार इस पर काम किया जाने लगा। लेकिन फाइनली इसके बारे में यदि सामान्य परिचय या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को समझना है तो हमें यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसका यदि टोटल एरिया देखा जाए, कितने एरिया में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली एरिया इसका होगा। इसका साइज यदि देखा जाए तो वो ट्रायंगुलर शेप होगा, उसे हम इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज सिविलाइजेशंस, दिस इज द एरिया ऑफ द सिविलाइजेशन, दिस इज सिमिलर लाइक अप्रॉक्सीमेटली इन ट्रायंगुलर शेप। ये लगभग ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ था। तो हमें थोड़ा ये याद रखना है। दिस इज हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदारो, मेन इंपॉर्टेंट साइट्स। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इस सिविलाइजेशंस की यदि एज की बात करें कि कितने वर्ष पुरानी थी, यदि 2020 के रिस्पेक्ट से आपको यहाँ कैलकुलेट करना है तो आप ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ 2350 BC से 1750 के बीच में रही होगी। इसके लिए जो टेक्निक यूज़ की गई है वो C14 टेक्निक्स, मतलब रेडियो टेक्निक C14 के द्वारा सबसे मान्य इसकी जो अवधि है वो है 2350 BC से 1750 BC। इसके बाद हम यदि देखें कि इस सिविलाइजेशंस की और ये सिविलाइजेशंस किस मेटल पर आधारित थी, तो इट वाज बेस्ड ऑन द ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज पर आधारित सिविलाइजेशंस थी और ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस जो है वो कॉपर के साथ टिन को मिलाने पर बनता है ब्रॉन्ज। तो इसी पर आधारित है ये सिविलाइजेशन, इसीलिए इसे कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक हमने इसका परिचय समझ लिया है कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब जनरल इंट्रोडक्शन में कुछ और चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि दिस सिविलाइजेशन वाज द बिगेस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ नाइल एंड टिग्रिस वैली इन द वेस्ट और येलो रिवर वैली इन द ईस्ट। कोई बात नहीं, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस सिविलाइजेशंस के रिस्पेक्ट्स में कुछ और सिविलाइजेशन भी थी, या हम कहें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो इस क्षेत्र में है। इसी के समकालीन कुछ और सिविलाइजेशंस थी, कुछ इसके वेस्ट में थी, कुछ इसके ईस्ट में थी। तो ईस्ट वाली जो है वो है आपकी चाइना सिविलाइजेशन, जो है हुआंगो रिवर के आसपास। जनरली जितनी भी सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ है वो सारी की सारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो नदियों के किनारे होती हैं, और हड़प्पा सिविलाइजेशन के ईस्ट में हुआंगो या चाइना की सिविलाइजेशंस डेवलप होती है। वहीं इसके वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम की ओर जाने पर हमें दो सिविलाइजेशंस देखने को मिलती है। एक तो है नील या नाइल रिवर सिविलाइजेशन, या जो मिस्र की सभ्यता कही जाती है, जो नील नदी के आसपास के क्षेत्र में होती है, और एक होती है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दैट इज लोकेटेड इन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, इसको हम दजला फरात के नाम से भी जान सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो इस सिविलाइजेशन की ओर व्यापार भी किया जाता था, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप होते हैं इन दो सिविलाइजेशन के बीच में।
तो ये एक सामान्य परिचय हमने देख लिया कि इन सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। इसके अलावा इसका जो एरिया है वो 1299 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ साइट्स मैंने यहाँ मार्क की हैं, इनको हम अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रिस्पेक्ट में समझ लेंगे। इसका जो डिस्टेंस है वो है 1550 किलोमीटर यदि ईस्ट से वेस्ट देखा जाए, और नॉर्थ से साउथ 1100 किलोमीटर के आसपास है। मांडा और दायमाबाद ये साइट्स भी होंगी, इनको अभी हम देख लेते हैं। इसके अलावा कई और साइट्स हैं, साउथ कोंडोर, कालीबंगा, आलमगीरपुर, वेस्ट पॉइंट क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा मैप में जाएंगे और मैप में हम कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इसका मांडा। मांडा इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, नदी है चिनाब नदी के पास का क्षेत्र। इसके बाद हम आएंगे वेस्ट की ओर, और वेस्ट वाली लोकेशन हमें मिलेगी साउथ कोंडोर पाकिस्तान में, दाश्त रिवर यहाँ पर होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम साउथ की ओर जाएंगे, और साउथ में हमें साइट मिलेगी महाराष्ट्र में। ये साइट मिलेगी दायमाबाद, दैट इज़ नियर बाय लोकेटेड इन रिवर गोदावरी के आसपास का क्षेत्र होगा। और ये आएगी आपकी पूर्व की साइड हिंडन नदी है, और साइट का नाम है आलमगीरपुर, लोकेटेड है यूपी में। तो हमें केवल इस तरीके से याद रखना है ताकि उनकी लोकेशन हमारे दिमाग में सेट हो जाए। और मांडा मतलब ऊपर मतलब नॉर्थ होगा, साउथ मतलब दायमाबाद, ईस्ट मतलब हिंडन, और इस तरीके से वेस्ट को भी आप याद रख सकते हैं। तो 4 साइट्स जो है नॉर्थ मोस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा याद रखना होगा। इसके अलावा इसका एरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और एरिया के बाद हमने इसके टोटल ये 1100 किलोमीटर और 1550, तो मतलब नॉर्थ से साउथ के बीच में 1100 किलोमीटर, और ये यहाँ इस तरीके से 1500 के आसपास एरिया फैला हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को हम मैप में लोकेटेड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला तो हमने हड़प्पा ही देखा, इसके बाद मोहनजोदारो एक इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके बाद हमने साउथ कोंडोर को देखा, साउथ कोंडोर वेस्ट में आपकी सबसे पश्चिमतम साइट होगी। इसके अलावा चन्नूदरो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा, दिस इज़ द बिगेस्ट साइट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी साइटों में से एक थी। इसके बाद हम देखेंगे लोथल जो है बंदरगाह क्षेत्र होता है, और यहीं से व्यापार या व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती हैं। जो अभी हमने मेसोपोटामिया देखा, वहाँ की ओर यहाँ से शिप्स आते जाते थे या व्यापार किया जाता था। इसके अलावा राखीगढ़, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द इंडिया। ये इंडिया की बड़ी साइट है, क्योंकि इसका आप लोकेशन देख रहे हैं कि इंडिया की टेरिटरी में होगा। और ये लास्ट में रोपड़। तो मैंने कुछ मेन साइट्स यहाँ आपको डिस्कस करके बताई हैं। ये है एक कालीबंगा। इस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद हमने आगे बढ़ना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ताली बजा के सूचित कर सकते हैं, लेकिन ताली कहाँ बजाएंगे? ताली कमेंट में बजाएंगे। चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल एस्पेक्ट्स को जानना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।